Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to continue with our chapter number 9. Last video में हमने फोर्स अच्छे से समझा था कि फोर्स क्या होता है. अब हम डिस्कस करेंगे फोर्स की दो टाइप, विच इज बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, ये पढ़ते हैं. सो बैलेंस्ड फोर्सेस की बात करते हैं. व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस आर अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम different directions such that they cancel out each other, such forces are known as balanced force. So बैलेंस फोर्स में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे एक डब्बा पड़ा हुआ है, ठीक है, एक भारी सा बॉक्स पड़ा हुआ है एंड एक साइड पे मैं खड़ी हूँ, एक साइड पे कोई और पड़ा है, मैं उसको अच्छे से पुश कर रही हूँ, ठीक है, इस तरफ को फोर्स लगा रही हूँ, वहां से जो बंदा है वो भी उसको इस तरफ से अच्छे से पुश करे. सो हम दोनों ही उस पे फोर्स लगा रहे हैं और हम मान लेते हैं कि हम दोनों बराबर का फोर्स लगा रहे हैं. देखो ऑब्वियसली अगर एक जना ज्यादा फोर्स लगाएगा तो वो आगे, जैसे अगर मेरा फोर्स उससे ज्यादा होगा तो वो आगे धक्का चला जाएगा, उसका फोर्स ज्यादा होगा तो मेरी तरफ बॉक्स आ जाएगा. लेकिन अगर हम दोनों मान लें कि इक्वल ही फोर्स लगा रहे हैं तो दैट मींस वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. दोनों बराबर का जोर लगा रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह से हिला ही नहीं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फोर्स नहीं लगाया, फोर्स दोनों तरफ से लगा लेकिन इक्वल फोर्स लगा, उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, यहाँ पे भी एग्जांपल देख लो. जब हम ये वाली गेम खेलते हैं इसमें क्या होता है, टग ऑफ वॉर में एक साइड पे एक टीम होती है, एक साइड पे दूसरी टीम होती है एंड दोनों का काम होता है एक दूसरे को पुल करना. अब अगर दोनों का फोर्स ही इक्वल लग रहा है तो ऑब्वियसली कोई भी हिलता नहीं अपनी जगह से. लेकिन अगर किसी एक जगह से फोर्स ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, जैसे अगर मान लो ये वाली टीम है उसने फोर्स से खींच लिया तो ये वाली टीम आउट हो जाती है. बट हम मान रहे हैं कि ये अभी हिल नहीं रहे एक भी अपनी जगह से, दैट मीन्स दोनों की तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं बैलेंस्ड फोर्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. बैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर किसी चीज पे बैलेंस फोर्स लग रहा है तो उसकी जो हमारे पास स्टेट है वो चेंज नहीं होगी. स्टेट मतलब अगर वो रेस्ट पे, जैसे बॉक्स की बात हुई, रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा भाई, वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा, दोनों लगा लो बैलेंस फोर्स. या फिर अगर वो मोशन में है तो भी अगर आप दो जने सेम फोर्स लगा रहे हो, उसमें बैलेंस फोर्स लग रहा है तो वो उसको हम मोशन से रेस्ट पे भी नहीं ला सकते. लास्ट यहाँ पे पॉइंट है, बैलेंस फोर्सेस मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नाउ सी, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो बॉक्स पड़ा था ना वो थोड़ा सा फ्रेजाइल टाइप था, ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो, चलो सॉफ्ट था वो, मतलब ठीक है, सॉफ्ट कुशन जैसा होता है ना वैसा था. अब क्या होगा, मैं फोर्स लगा रही हूँ, वहां से भी फोर्स लग रहा है, वो हिल तो नहीं रहा लेकिन उसकी शेप तो चेंज हो सकती है ना. मान लो वो बॉक्स दबना शुरू हो गया, दोनों तरफ से इतना ज्यादा फोर्स लग रहा है कि बॉक्स ऐसे करके दब रहा है, मतलब रेस्ट में ही है, रेस्ट से आप उसको मोशन में नहीं लेके आ पाए लेकिन आपने उसकी शेप चेंज कर दी. ठीक है, सो ये हो सकता है पॉइंट. अब ये था अबाउट बैलेंस फोर्स, इसी से आपने जज कर लिया होगा वैसे तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, बट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं. सो अनबैलेंस फोर्सेस की जब हम बात करते हैं, व्हेन फोर्सेस अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट आर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अंडरलाइन कर देते हैं, सच फोर्स आर अनबैलेंस्ड फोर्स. मतलब फोर्स तो दोनों तरफ से लग रहा है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है. जैसे अगर सेम एग्जांपल लेती हूँ, मैं एक बॉक्स को पुश कर रही हूँ और मेरे से बड़ा हट्टा कट्टा एक बहुत ही पहलवान सा बंदा दूसरी साइड से अगर फोर्स लगा ले तो उसका फोर्स ज्यादा होगा, या हम यहाँ पे टेक्निक्स के फिजिक्स के टर्म्स में कह सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है. दैट मीन्स कि वो बॉक्स को हिला पाएगा. तो अब दोनों साइड पे बैलेंस फोर्स नहीं लग रहा, एक साइड से फोर्स ज्यादा लग रहा है. समझ रहे हो, जैसे कि अब ये यहाँ पे सी सॉ पे बैठे हैं, अब एक साइड पे यहाँ पे छोटा सा माउस है बेचारा और एक साइड पे एलिफेंट है, तो वो माउस उसको नीचे नहीं कर पाएगा बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका फोर्स ज्यादा लग रहा है तो माउस उसको नहीं मूव कर पाएगा. सो ये क्या एग्जांपल हो गया हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स का. ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं. अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन अल्टर द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब मान लेते हैं कि माउस ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ था, ये हम मान रहे कि इस तरीके से था, माउस यहाँ पे बैठा हुआ था. अब एलिफेंट आया और एलिफेंट यहाँ पे बैठ गया तो वो क्या करेगा, सीसॉ को इस तरीके से ले गया, मतलब उसने अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की स्टेट है उसको चेंज कर दिया. मतलब अगर एक रेस्ट पे था तो उसको मोशन में ले आए. समझ रहे हो, सो वो कब हो पाएगा, अगर अनबैलेंस फोर्स लगेगा. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. अनबैलेंस फोर्स कैन कॉज एक्सीलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट. अब अगर एक अनबैलेंस फोर्स कहीं लग रहा है, जैसे कि एक गाड़ी है उसको कोई धक्का लगा रहा है, सो मान लो आगे से, हाँ ये मान लेते हैं आगे से भी कोई हल्के से उसको पुश करके खड़ा हुआ कि नहीं आगे नहीं जाने दूंगा गाड़ी, पीछे से आगे किसी ने जोर से धक्का लगाया, सो
अनबैलेंस फोर्स हो, आगे वाले का फोर्स कम था तो गाड़ी मूव कर पाएगी, तो मतलब वो एक्सेलरेशन भी कॉज कर सकता है। देन अनबैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ ऑब्वियसली भाई ये तो बैलेंस फोर्स में भी हो रहा था, कोई हल्की चीज है उस पर अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो उसकी शेप भी चेंज हो सकती है, साइज भी चेंज। ये तो हमारा बेसिक ही हो गया जो हम फोर्स की बात कर रहे थे, ठीक है। सो ये हमने समझ लिया अबाउट बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन का फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन वर्ड आपको पता होगा। सिंपलेस्ट एग्जांपल, अगर आप रोड पे जा रहे हो एंड आपकी गाड़ी एकदम से मान लो रोड के साथ आप ऐसे करके रुकती है, तो क्या होता है, हम कहते हैं फ्रिक्शन कॉज हुआ। या अगर कोई चीज आप रेड़ के लेके जा रहे हो तो उसमें जो व्हील्स है वो रोड के साथ फ्रिक्शन कॉज करे, फ्लोर के साथ फ्रिक्शन कॉज करे। तो फ्रिक्शन का वर्ड तो समझ आता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इसका मतलब है कि जैसे आप किसी चीज को धक्का लगा रहे हो तो आप एक फोर्स लगा रहे हो, लेकिन वो जो ग्राउंड है वो भी उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रहे हैं, और वो फोर्स हमारा होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। पहले पढ़ लेते हैं। It is a force extended when two surfaces are in contact with each other. It always acts in a direction opposite to the direction of motion of the object. अब यहाँ पे उन्होंने क्या नई चीज बताई, एक तो चलो ये बता दें कि जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में, जैसे मैं बोल रही थी, अगर आप एक बॉक्स को फ्लोर पे धक्का दे रहे हो तो वो बॉक्स और ग्राउंड क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं ग्राउंड चलो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है, लेकिन वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं ये बॉक्स है, इसको मैं यहाँ से यूं धक्का लगा रही हूँ, ठीक है। सो मेरा फोर्स कहाँ लग रहा है, इस तरफ से, दिस इज दी पुशिंग फोर्स। मैं यहाँ से इसको पुश कर रही हूँ और ये मोशन क्रिएट हो रहा है बॉक्स का, लेकिन ये जो इसका ग्राउंड है वहां पे क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब फ्रिक्शन बेसिकली क्या करता है, फ्रिक्शन का काम क्या है, वो बॉक्स को रोक रहा है। अगर ये बहुत भारी बॉक्स है तो हमें बहुत मेहनत लगती है ना, इसीलिए क्योंकि नीचे से फ्रिक्शन कॉज होता है। ऐसे अगर साबुन पड़ा होता है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो फिसल जाती है चीज आसानी से, लेकिन फ्रिक्शन है और वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। आप इस तरफ को कह रहे हो तो फ्रिक्शन इस तरफ को कॉज होगा, ठीक है जी। सो ये हमने समझ लिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो इस सेशन में हमने क्या डिस्कस किया, बैलेंस फोर्स समझ लिया, अनबैलेंस फोर्स समझ लिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है वो समझ लिया। अब हम आएंगे अपने चैप्टर के सेकंड पार्ट पे जो कि है लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।